यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो युवा हैं, मैं उनके लिए एक बात बताता हूं, ठीक है। और अगर वो जो युवा हैं उन्होंने मेरी बात मान ली, मैं गारंटी देता हूं उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मतलब सुनने के लिए बेताब बैठी, ठीक है, गारंटी देता हूं। इसके लिए आपको कोई कोचिंग, बड़े बड़े टीचर्स, इन सब की जरूरत नहीं है। तो आपका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था, कितना टाइम लगा था? नहीं, मेरा आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा फर्स्ट, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि जो चीज मैंने करी है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास कोई कोचिंग भी नहीं थी। मैं घर पे रह के एक बहुत छोटे से कमरे में रह के पढ़ाई करता था। जहां एक इंसिडेंट रहा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप आईपीएस बने, आपके फादर का किसी ने अपमान किया था, तो जब आपने ठान लिया था, हमने सुना है कि आईपीएस तब बनना है, तो यहाँ पर जब आप आईपीएस बन जाते हैं उस दिन कैसा आपके जो पिताजी हैं उनको महसूस होता है, आपको कैसा गर्व महसूस होता है अपने आप पर, अपनी फैमिली को गौरवान्वित आप कर रहे थे उस वक्त, और वो समय आप याद जब करते होंगे तो आज भी जब सोचते होंगे तो किस तरह का आप फील करते हैं? खूबसूरत पल आपकी लाइफ में? द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, आई मीन यू गेट माई आंसर, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन माई लाइफ। तो मैं बयान नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली। फादर की आंखों में कोई वो चमक देख, my father is no more, that's why I'm feeling it more now. ड्रीम बड़े आप रखो, बट टारगेट छोटे छोटे रखो। एक स्टेप ये पूरा करेंगे तो दूसरा स्टेप, आप मेरी बात समझो। ड्रीम मेरा वो है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो मेरे टारगेट्स है ना, अचीवेबल टारगेट्स, वो छोटे छोटे होने चाहिए। तो छोटी छोटी स्टेप पे जब आप चलते हैं तो टारगेट के पास पहुंचते हैं, रोज पहुंचते हैं। अब इसमें जरूरत किस चीज की होती है? नंबर 1 फोकस था। पहला ड्रीम ये था कि मेरे बच्चे की हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ जाए, बिकॉज तब तक मेरे गांव में किसी की फर्स्ट डिवीजन आई नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। यूपी के सिंघम के नाम से मशहूर जो आईपीएस है उनसे आज हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से उनके जो पूरा टेन्योर रहा है, जो सर्विस रही है, किस तरह की कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया है, किस तरह से केसेस को हैंडल किया है और किस तरह से एक छोटे से गांव से निकलकर वो आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। उनके पूरे जीवन के सफर पर उनसे इत्मीनान से आज हम बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू सरिता, थैंक यू सर। नवनीत जी, आप की जो सक्सेस स्टोरी है वो तो आई थिंक दर्शक सभी जानते ही हैं और हमने भी काफी सुना है, और क्योंकि आज आप सामने भी हैं तो ये जानने का मौका भी मिलेगा कि किस तरीके से आप एक छोटे से गांव से उठकर आते हैं और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी बहुत सारे ऐसे जो युवा होंगे जो आईपीएस बनना चाहते हैं, जो गांव से निकल के आईपीएस बनना चाहते हैं, उनको काफी आपकी स्टोरी इंस्पायर करती है। तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो सर का कभी कोई इंटरव्यू ना देखे हों या फिर आपकी स्टोरी नहीं जानते हैं, तो मैं चाहती हूं कि ये इंटरव्यू खासकर उनके लिए हो, और बहुत सारे युवा हैं जो कि आईपीएस की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, जब आप हमने सुना है क्योंकि आप छोटे से गांव से निकल कर आते हैं, किस तरह के मन में ख्याल रहते हैं, किस तरह का एक सपना रहता है कि क्या करना है? क्या मतलब बचपन से ही आईपीएस ही बनना था क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बचपन से ही आपको बड़े बाकी का मुझे नहीं पता, बट मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा कि आईपीएस बनना। आईपीएस का नाम ही नहीं जानते थे। नाम भी नहीं जानते। आई मीन आप ऐसे सोचो ना कि आप जहां जिस परिवेश में रहते हैं, आसपास की जो चीजें देखते हैं, तब टेलीविजन तो था नहीं, तो ना सामने कोई देखने को चीज थी, तो जिस चीज को आप आसपास देखते हैं छोटा मोटा अपने गांव में, अपने छोटे से कस्बे में, वही आपके ड्रीम्स होते हैं। उससे ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने महसूस करी उस वक्त की, जो अब मैं सोच पाता हूं, कि दे आर द पीपल हु डोंट हैव एनी ड्रीम्स। उनका ड्रीम क्या है? उनका ड्रीम ये है कि बड़े हों तो एक नौकरी लग जाए, ठीक है, या पिताजी 8-10 बीघे जमीन हमें दे दें तो हम एक ट्रैक्टर खरीद लें, बस खत्म। इतना ही ड्रीम होता है। आप क्या देखते थे? एक मतलब एक छोटे से आप बालक, मतलब
आपके सामने क्या था कि मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब उस स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि बचपन में जैसे मेरे फादर का मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था शुरू से। एंड मेरे फादर मेरे गांव के सबसे पहले पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और मेरी मां को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो किसी स्कूल में जा पाए। बट मैं जैसे गुरु पूर्णिमा होती है तो उसमें सबसे बड़ा जो अभिवादन करता हूं, सबसे पहले अपनी मां का करता हूं, उसके बाद अपने पिताजी का करता हूं। क्योंकि मां ने जिंदगी का फलसफा सिखाया, जिंदगी जी कैसे जाती है। पिताजी ने जो जो लेटर्स है ना, लेटर्स हैं, एक वर्ड होता है ना इंग्लिश में फ्रेज होता है लेटर्स एंड स्पिरिट। लेटर्स पिताजी ने सिखाए, स्पिरिट मां ने सिखाई। तो बचपन में ड्रीम्स बहुत बहुत बड़े नहीं थे। फादर क्या करते थे? मेरे फादर जो है शुरुआत में तो गांव में रहे, बाद में एडहॉक पर जो टीचर्स बनते हैं ना, ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं जो, वो करीब 8-10 साल उन्होंने वो टीचर पढ़ाए। बाद में गवर्नमेंट में एक पद होता है डेवलपमेंट में, एक छोटा सा पद होता है, अब तो खत्म ही हो गया, उस पद पर वो थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, हमें थोड़ा सा एक्सपोजर जो है शहर का मिल जाता था। शहर का मतलब बड़े शहर नहीं, छोटे छोटे रूरल डेवलपमेंट वाले जो होते हैं आसपास के। तो वहां से मेरे फादर का ड्रीम ये था, पहला ड्रीम ये था कि मेरे बच्चे की हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आ जाए। बिकॉज तब तक मेरे गांव में किसी की फर्स्ट डिवीजन आई नहीं थी। तो ड्रीम्स छोटे छोटे होते हैं। मेरा पॉइंट क्या है कि ड्रीम्स मतलब एकदम ड्रीम बड़े आप रखो, बट टारगेट छोटे छोटे रखो। एक स्टेप ये पूरा करेंगे तो दूसरा स्टेप। आप मेरी बात समझो, ड्रीम मेरा वो है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो मेरे टारगेट्स है ना, अचीवेबल टारगेट्स, वो छोटे छोटे होने चाहिए। तो छोटी छोटी स्टेप पे जब आप चलते हैं तो टारगेट के पास पहुंचते हैं, रोज पहुंचते हैं। अब इसमें जरूरत किस चीज की होती है? नंबर 1 फोकस, कि वो टारगेट, वो ड्रीम कभी भी आपके आउट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन में तो आप 3 सीढ़ियां चढ़ गए, फिर अगले एक सप्ताह तक आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। डेली चढ़ो, एक चढ़ो डेली, धीमे धीमे। दैट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन समबडीज लाइफ। अगर कोई बंदा डिसिप्लिन हो जाए, वो कहे मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मैं कहता हूं आप डिसिप्लिन हो जाइए, किसी भी चीज में हो जाइए। हर चीज पीछे चल के आएगी। टैलेंट पीछे चल के आएगा, आपके हुनर पीछे चल के आएगा, रिसोर्सेज पीछे चल के आएंगे। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। अगर आप फोकस्ड हैं तो रिसोर्सेज भी चल के आते हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। तो फिर गांव से कैसे मतलब आईपीएस तक का सफर रहा? क्या आपने आगे पढ़ाई की, क्या हुआ पूरा इस बीच, मतलब एक एक करके थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बताएं। सर, तो इनफैक्ट ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, ये मैं इतनी बार इसका आंसर कर चुका हूं, मुझे लगता है कि क्लिशे लगता है, रिपीटेटिव लगता है। क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत लोगों को ये बात पता है, जानते हैं। उसी बात को अगर मैं रिपीट करूं, शॉर्ट में अगर रिपीट करूं, डिफिकल्टीज मतलब, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे हैं कि आसान नहीं होता, और जैसा गांव में जिस तरह का माहौल दिखता है बच्चा, बिल्कुल उसके ड्रीम उतने ही सीमित होते हैं। तो आपके अंदर मतलब आईपीएस बनना है, ये ड्रीम कैसे पनप गया? क्योंकि आपका माहौल नहीं, आईपीएस का ड्रीम कभी नहीं था। अच्छा। ड्रीम सिर्फ ये था कि जैसे बचपन में हमारे एक टीचर थे, उनको मैंने एक लूना पे आते हुए देखा। तो लूना देखकर मैं इतना, जैसे कहते हैं, इतना थ्रिल्ड हो गया, इतना एक्साइटेड हो गया कि ये अपने आप, दिस इज वन साइकिल जो अपने आप चल रही है। तो वही ड्रीम बन गया कि एक लूना लेनी है। हाँ, ऐसे करके छोटे छोटे, ऐसे ही होता है जिंदगी में। तो ड्रीम बड़े बड़े नहीं थे, बहुत छोटे छोटे ड्रीम थे कि बस एक नौकरी लग जाए, जूनियर इंजीनियर बन जाए, इस टाइप से। मतलब कोई, क्योंकि इससे बड़ा मैंने किसी को देखा नहीं था। बस एक अच्छी नौकरी लग जाए, एक नौकरी लग जाए, बस अच्छी बुरी क्या होती है, एक नौकरी लग जाए, एक घर होगा, बस यही सब, दैट्स इट। लेकिन होता है क्या है कि कई बार आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं और बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, और फिर आपको एक गुरु मिल जाता है जो उन्हीं ऑब्स्ट्रक्शंस को अपॉर्चुनिटी से बदल देता है। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ, और मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता है। जो लोग थोड़ा सा आगे निकलते हैं,
मुझे लगता है वो ये हुनर सीख जाते हैं कि अपने। ये जानना चाहती हूँ क्योंकि जैसा मैंने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि बहुत सारे आज युवा हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार होता है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं किस तरह की दिक्कतें भी होती हैं, दिल्ली में कोचिंग लेना, बाहर से आके वहां रहते हैं और फिर एक कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना, क्विट ना करना। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा एक मोमेंट आया कि नहीं हो पाएगा, चलो वापस गाँव चलते हैं, या किसी दिन बहुत सैड हो गए हैं? होता है, हर किसी की लाइफ में होता है। मैं आपको बताता हूं, यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो युवा हैं, मैं उनके लिए एक बात बताता हूं, ठीक है? और अगर वो जो युवा हैं उन्होंने मेरी बात मान ली, मैं गारंटी देता हूं उनका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। मतलब सुनने के लिए बेताब बैठी हूं। ठीक है, गारंटी देता हूं। इसके लिए आपको कोई कोचिंग, बड़े बड़े टीचर्स, इन सब की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप एक डिसिप्लिन लीजिए अपने अंदर, एक कमिटमेंट करिए अपने आप से, चाहे कुछ हो जाए। 100 पन्ने A4 शीट के डेली भरने हैं मुझे, मैंने करा था। 100 पन्ने भरने हैं तो भरने हैं, चाहे आपके हाथ टूट जाएं, लिखना है 100 पन्ने। ठीक है, एक दिन में मान लो लेट्स से 50 पन्ने ही हो गए, तो अगले दिन 150 पन्ने पूरे करने हैं। वो 100 का क्रम टूटना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। आपने भी ऐसे ही तैयारी की? यही किया, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मुझे बिल्कुल सिविल सर्विसेज के बारे में नहीं पता था कि सिविल सर्विसेज क्या होती हैं। मैं आपको एक ऐसी चीज बताता हूं जो शायद मैंने अभी तक नहीं बताई है, वो पहली बार बता रहा हूं कैमरे पर, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लेकर आया तो मेरे मन में था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कोई बहुत मोटा किताब होता होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुझे पता ही नहीं था। तो डीडी बासु साहब की किताब लेकर आया, तो जब मैंने उसको खोल के देखा तो मैंने सबसे पहले आर्टिकल 302 खोल के देखा। आर्टिकल 302 इज समथिंग स्टेट सेंटर रिलेशनशिप से कुछ रिलेटेड था। अब मैं सोच रहा हूं कि 302 तो ताजीराते दफा हिंद के तहत जो मर्डर की सजा होती है वो होती है, ये स्टेट रिलेशनशिप क्या होता है? दैट इज माई लेवल ऑफ बिगिनिंग, डे 1। मीनिंग भाई मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि आईपीसी क्या होती है। बिल्कुल जिसे कहते ना ब्लैंक स्लेट, कोरा कागज, कुछ भी नहीं पता था। लेकिन एक सर थे, उन्होंने मेरे से कहा था कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है ना, लोग पढ़ते बहुत हैं, सिलेक्शन नहीं होता। उन्होंने पूछा क्यों? क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पढ़ाई का नहीं है, एग्जामिनेशन लिखने का है। आप लिखो, पढ़ो मत, लिखो। पढ़ो अगर 1 घंटा तो लिखो 2 घंटा। इफ यू डू दैट, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपका सिलेक्शन रोक ले। मैं फिर से कह रहा हूं, कैमरे के सामने कह रहा हूं कि अगर 100 पन्ने आप प्रतिदिन लिख सकते हैं लगातार 1 साल तक, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका सिलेक्शन कराने से रोक ले। और 100 पन्ने अगर आप लिखेंगे ना, तो आप देख पाएंगे कि आपके हाथ में गड्ढा पड़ जाएगा, यहां पर जहां आप पेन पकड़ते हैं, हाथ की शेप बदल जाएगी। वो जब आप पास हो जाओगे ना, जब आप एफसी करने जाओगे, तब तक वो शेप ऐसी रहेगी, 2-3 महीने लगेंगे वो शेप को वापस आने में। मेरे साथ भी यही हुआ था। तो आपका मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया था? कितना टाइम लगा था? नहीं, मेरा आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरा फर्स्ट, मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि जो चीज मैंने करी है, मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, मेरे पास कोई कोचिंग भी नहीं थी। मैं घर पे रह के एक बहुत छोटे से कमरे में रह के पढ़ाई करता था, जहां पे बिजली भी मात्र 8 घंटे के लिए आती थी। गर्मियों की जब प्रीलिम्स होते थे तो पसीने टपक टपक के उस पर गिर जाते थे। एसी वैसी तो कोई ड्रीम की बातें थी, पंखा ही हुआ करता था, एक छोटा सा पंखा सामने होता था। लेकिन पॉइंट ये कि जब तक आप तपोगे नहीं ना, तब तक आप हीरा नहीं बनोगे, कोयले के कोयले रह जाओगे। कोयला से हीरा कैसे बनता है? जब वो हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में, बेसिकली जब दबाव बनता है उसके ऊपर, तो हीरा बनना है तो दबाव झेलना सीखो, हीरा बनना है तो तपना सीखो। कहते हैं ना, सूर्य की तरह चमकना है तो उसकी तरह तपना पड़ेगा। तपने से घबराना नहीं चाहिए, इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कि ईश्वर, ये कायनात आपको कुछ बड़ा करना चाहती है तो आपको परेशान कर रही है, आपको टेस्ट ले रही है, आपको प्रेशर बना रही है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए तहे दिल से।
और हर चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और जो प्रेशर आ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको 2 हाथ दिए, एक बेहतरीन दिमाग लिया है। खत्म करो उस प्रॉब्लम को, वी विल फाइट इट। आपके बारे में अभी मैं थोड़ा सा पढ़ रही थी तो, और कुछ लोग सभी जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं एक इंसिडेंट रहा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप आईपीएस बने। आपके फादर का किसी ने अपमान किया था, तो जब आपने ठान लिया था, हमने सुना है कि आईपीएस तब बनना है, तो यहाँ पर जब आप आईपीएस बन जाते हैं उस दिन कैसा आपके जो पिताजी हैं उनको महसूस होता है, आपको कैसा गर्व महसूस होता है अपने आप पर, अपनी फैमिली को गौरवान्वित आप कर रहे थे उस वक्त, और वो समय आप याद जब करते होंगे तो आज भी जब सोचते होंगे तो किस तरह का आप फील करते हैं? सबसे आई थिंक खूबसूरत पल आपकी लाइफ का होगा। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, आई मीन यू गेट माई आंसर, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इन माई लाइफ। तो मैं बयान नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। फादर की आंखों में कोई वो चमक देख रहे होंगे उस वक्त भी? My father is no more, that's why I'm feeling it more now. आगे अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। पहली पोस्टिंग आपकी और कहाँ होती है, और सबसे पहले अगर मैं कहूं कि आपने जो गोली चलाई कब चलाई, मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा पहली उसका? देखिए, ट्रेनिंग जो होती है पुलिस एकेडमी की, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होती है, और आई विश कि उस लेवल की ट्रेनिंग इस देश में हर युवा को मिले। वो आपके अंदर वो जज्बा पैदा करती है, एक जिसे कहते हैं ना कि अनस्टॉपेबल यूथ का जज्बा, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी विषम परिस्थितियां आपके सामने आ जाएं, कुछ भी हो जाए, मतलब वो जुनून पैदा हो जाता है कि पहाड़ के सामने खड़े होते हैं तो हम लोग कहते हैं पहाड़ साहब आपको झुकना पड़ेगा, आप झुक जाओ वरना हम आपके ऊपर से निकल जाएंगे। तो वो जज्बा आ जाता है उस ट्रेनिंग से। तो मैं बहुत, जिसे कहते हैं, मैं बहुत लकी मानता हूं कि मैं हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी में मैंने ट्रेनिंग करी, और हमारे जो हमारे ट्रेनर्स थे, जो गुरु थे, उनके मैं आज भी टच में हूं। कल भी इनफैक्ट जो हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनर जिसे हम कह सकते हैं, रतूरी सर, ही वॉज अवर ट्रेनर, उनको बड़े इज्जत से प्यार से हम आज भी मिलते हैं, सम्मान करते हैं। तो वो चीजें बहुत अच्छी थी, और वहां की ट्रेनिंग आपको इतना मजबूत कर देती है मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से डिसीजन लेने में। क्योंकि होता क्या है कि रियल लाइफ में डिसीजन लेने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है कि हम कॉफी पियेंगे, आराम से ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, तब हम सोचेंगे। वहां पे तो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको एक डिसीजन लेना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन गलत भी हो सकता है, तो आपको ओन करना पड़ेगा। फिर गलत हो गया तो हो गया, सही हो गया तो सही हो गया, बट यू कांट से कि आई विल टेक 10 मिनट्स टू टेक अ डिसीजन। 10 मिनट के अंदर 25 लोग मर जाएंगे, तो आपको डिसीजन तो एक ही सेकंड के अंदर लेना है, वो भी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर लेना है। दिस इज चैलेंज। तो ये चीजें हम लोगों को धीमे धीमे करके हम लोगों को इतने प्रेशर में रखा जाता है कि मेंटली इतना रिगर होता है, मेंटल एंड फिजिकल रिगर, कि वो चीज हम सीखते हैं कि इस प्रेशर में भी हमें अपना मेंटल कूल नहीं खोना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को एक हाफ मैराथन दौड़ाने के बाद फटाफट एक क्लासरूम में बिठा दिया जाता था और कहा जाता है अभी एक सिनेरियो है, इतना थका हुआ है, ये पढ़ो एंड टेक अ डिसीजन नाउ। अब बॉडी में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, द थिंग इज कि उतने प्रेशर में आपको एक डिसीजन लेना है। उतने प्रेशर में नॉर्मली तो आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जब आपकी बॉडी थकी हुई है, यू आर फीलिंग हंग्री एंड देयर इज अ क्रिटिकल मेंटल प्रेशर, ट्रेनिंग में पूरा आपको ट्रेन कर देते हैं। तो पहली बार, शॉर्ट में थोड़ा सा करेंगे खत्म भी, क्यों किस तरह से पहली बार आपने जो फायरिंग की तो वो कैसा महसूस हुआ? क्योंकि पहली बार आपने जो बंदूक चलाई होगी, क्योंकि होता नहीं नया नया, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो है मतलब आपका अगर क्वेश्चन का मैं एग्जैक्ट आंसर दूं तो पहली बार फायरिंग तो नेशनल पुलिस एकेडमी में ही करी थी। अच्छा, उन्होंने वही सिखाते हैं ना, दे ट्रेन अस फॉर एवरीथिंग प्रैक्टिकली। मतलब जब आपको वाकई में पहली बार जब इस तरीके की सिचुएशन आई थी, तो मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताना चाहता हूं, मेरे हाथ कांप रहे थे और मेरे से नहीं चली। और फाइनली फिर मेरा एक जो गनर था वो आया, उसने मेरे को जोर से धप्पा मारा पीठ से, बोला साहब गोली चलाओ वरना मर जाओगे। उसने आगे बड़ी जोर से पीठ में मारा कि साहब गोली चलाओ वरना मर जाओगे, फायर आ रहा है। तब गोली चलाई तो
उसके बाद उसने मेरा मजाक भी उड़ाया कि साहब की बोहनी हो गई, मतलब बोनी हो गई कि गोली चला दी। वैसे आपकी बोनी हुई थी कि कोई ऐसी घटना जब आप कुर्सी पे बैठे और आपको लगे कि अब मैं क्या करूं, अब आपको पीड़िता को, जो भी या पीड़ित है, उसको न्याय भी दिलाना है, उसके लिए अपना फर्ज निभाना है, लेकिन दूसरी तरफ आपके पे प्रेशर आ रहा है। इस सिचुएशन में आपने फिर क्या उस व्यक्ति को न्याय दिला पाए? कोई खुशी ऐसी मिली हो जो कर पाए हो आप? हाँ, एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा जहां पे हमारे लोगों ने बहुत बड़ी गलती नहीं, बेईमानी की, क्राइम किया। हमारे पुलिस ऑफिसर्स ने, जो मेरे अंडर में काम करते थे, वो, अब मेरे सामने चैलेंज ये था कि उसको अंडू कैसे किया जाए। तो इतना समय नहीं है, अदरवाइज मैं पूरी घटना आपको बताता। उसको अंडू कैसे किया जाए, और अंडू करने का मतलब यह है कि जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं, उनके अगेंस्ट भी मुझे फिर एक्शन लेना है। तो ये मन में आता है कि अब आपको वे करना है कि इसके साथ, एक इनोसेंट के साथ इतनी बड़ी इनजस्टिस हुई है। तो जब मैंने इसको वे किया तो मैंने अपने आप को सोचा कि आज ये बेचारा, ही वॉज जिसे कहते हैं ना, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, एंड चल भी नहीं पाता था, और उसको जो है एक ग्रेव ऑफेंस में जो है हमारे इंस्पेक्टर साहब ने उसको जो है इम्प्लीकेट कर दिया। देयर वर सम रीजंस फॉर दैट। तो मन को मैंने बैठ के सोचा, और फिर सोचा कि ये बहुत गलत है। एक इनोसेंट, वही बेसिक चीज, एक इनोसेंट अगर जेल चला गया तो सारी सर्विस बेकार है। तो मैंने डिसीजन लिया, एंड फाइनली द टफ डिसीजन वाज कि जो मेरे इंस्पेक्टर थे, जो मेरा पुलिस थाना था जिसमें इस घटना में इन्वॉल्व था, उनके खिलाफ मैंने एफआईआर लिखी, उनको जेल भेजा, और फिर मैं जेल में गया। जेल में जाकर, मंगल का दिन था, मुझे आज भी याद है, वो एक कोई जलसा था, चल रहा था। तो वहां पे कैमरा अलाउड नहीं होता जेल के अंदर, तो फोन बाहर ही था, लेकिन मैं उसके मंच पे गया, और मंच पे जाके मैंने सारे करीब 1500-1700 क्रिमिनल्स थे वहां पे, मंच से जाके मैंने ये घटना उनको बताई, और मंच पे खड़े होकर मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि ये गलती हुई है, और मेरे अंडर किसी से भी गलती हुई है तो मेरी गलती है। और उसके बाद हमारे यहाँ एक सीआरपीसी में एक सुविधा होती है कि जिनको गलत तरीके से इम्प्लीकेट कर दिया जाता है, तो उनको हम लोग 173(8) में फिर हम वापस उनको ऑनरेबली, केस इज ओवर ऑन देम। तो उस व्यक्ति जिसको गलत तरीके से इम्प्लीकेट किया गया था, उसको हमने बाकायदा ऑनररी वापस लिया, उसके घर भेजा, और जिन्होंने किया था उनको मैंने जेल भेजा। कहीं ना कहीं सुकून देता होगा जब आप देखो ना कि आज इतने दिनों के बाद मैं उस घटना को याद कर रहा हूं, मुझे मन में सुकून है, मेरी आईज में इस बात की चमक है कि हाँ, मैंने एक इनोसेंट, अगर उसको न्याय नहीं मिलता, ये बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर उसकी मां भटकती मेरे पास तक नहीं आती तो मुझे पता ही नहीं चलता, और बेचारा वो जेल में सड़ गया होता। एकदम इनोसेंट इंसान था। तो उसका जब मैंने जेलर साहब से रिक्वेस्ट किया कि ये व्यक्ति मेरे जीवन की एक यादगार है, मुझे इसका एक फोटो जरूर चाहिए। तो उन्होंने फिर कहा कि सर अंदर तो अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे ऑफिस में अलाउड है। तो मैंने उनके ऑफिस में उसको बुलाया, मैं कुछ गिफ्ट भी ले गया था, अपने गिल्ट था ना कि गलती हमसे हुई है, तो मैंने उसको गिफ्ट दिया, एंड आई क्लिक वन पिक्चर। तो कभी मौका मिलेगा तो वो पिक्चर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पक्का किस दिन आप जरूर हमारे दफ्तर आइए तो इत्मीनान से और भी बातें करेंगे, और भी जो आपके पूरे टेन्योर में बहुत सारे ऐसे केसेस रहे होंगे जिसको आप रिमाइंड करेंगे तो आपको और खुशी मिलेगी, जो आपने कईयों को न्याय दिलाने में मदद, योगदान जो आपका रहा, और जहां पे बहुत ज्यादा ब्रेवरी दिखाने की बात आई तो आप जो है एक कहते हैं ना सिंघम की तरह आप एक आगे आते हैं और काम करते हैं। आप लोग मीडिया वाले सिंघम बना देते हैं, कोई काम ऐसे हैं, आप बहादुरी करते हैं। कोई बहादुरी नहीं करता। मैं सच बता रहा हूं, पुलिस डिपार्टमेंट दिस इज द ओनली वन डिपार्टमेंट, मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आप सिर्फ सही काम करिए, सिर्फ मतलब कुछ भी आउटस्टैंडिंग मत करिए, सही को सही कहना की अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, ये जनता ना आपको बिल्कुल सर माथे पे बिठा लेती है। तो ये जनता और मीडिया आपको सिंघम बना देती है, आप सही से काम करते रहिए, हिम्मत रखिए, सिर्फ सही कह दीजिए, सही को सही कह दीजिए, सही को सही कर दीजिए। जनता इतना प्यार देती है ना कि आप समेट नहीं पाएंगे, इतना प्यार मिलता है अगर आपको।
चलिए फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यूपी तक से करने के लिए। दोबारा फिर बैठेंगे किसी दिन, लंबी बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर। तो आप हमारे साथ यूपी के एडीजी नवनीत सिकेरा जी, जिनसे हमने बातचीत की है उनके जीवन के सफर के बारे में, जैसा हमने कहा था हमने जाना, और कई सारे जो उनके टेन्योर के दौरान जो घटनाएं रही उनके बारे में इन्होंने जिक्र यहां पर किया है। आपको पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।